अगर हम हॉरर फिल्म्स की बात करें तो द ग्रज और द रिंग फिल्म सीरीज लोकप्रियता के हिसाब से सबसे ऊपर आएंगे। आज हम जिस योकाई की कहानी को जानेंगे वो इन फिल्मों की ओरिजिन्स में सबसे बड़ा किरदार भी निभाती है। मैं बात कर रही हूँ जापान की मशहूर ओनरियो ओइवा सैन की। ओइवा योत्सुआ कैदान की दुखद और डरावनी ओनरियो है। ये जापान की 3 बड़ी भूतों की कहानियों में से एक है जिसे योत्सुआ के भूत की कहानी बताई गई है। ये कहानी 17वीं सेंचुरी ईदो में रहने वाले वास्तविक लोगों पर आधारित है। इस कहानी को 1825 के एक काबुकी नाटक तोकाइदो योत्सुआ कैदान में एक नाटकीय रूप दिया गया था, जिसके बाद ये काफ़ी मशहूर भी हुई थी। और इसी के साथ इस कहानी के कई सारे फिल्म सीरीज और किताबों में अनगिनत एडेप्टेशंस भी हैं। असली ओइवा की मौत 1636 में हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है जहाँ वो रहा करती थी, और साथ ही साथ उन लोगों को भी डराती है जो इसकी कहानी कोई फिल्मों या किताबों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। कई सारे प्रोडक्शंस जैसे कि थिएटर्स, फिल्म्स एंड टीवी एडेप्टेशंस जिन्होंने भी इस टॉपिक पर काम करने की कोशिश की है, उनके आसपास रहस्यमय अनहोनियों और मौतों के लिए ओइवा के भूत के अभिशाप को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके क्रोधित आत्मा को शांत करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इनफैक्ट योत्सुआ के घर के सामने ही उसके लिए एक श्राइन और छोटा सा मंदिर भी बनाया गया, लेकिन 1879 में एक आग में जलकर वो श्राइन बर्बाद हो गया, जिसके बाद उसे टोक्यो के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। इसके बाद फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के फायर बॉम्बिंग्स में वो वापस नष्ट हो गया। युद्ध के बाद योत्सुआ की असली जगह और उसके लिए एक नए श्राइन का पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि उसके प्रति लोगों का डर और विश्वास अटूट था। टोक्यो के सुगामो में म्योग्योई में एक ग्रेवस्टोन मौजूद है जिसे ओइवा का असली कब्र माना जाता है। जब भी योत्सुआ कैदान की कोई मूवी एडेप्टेशन बनती है तो सारे एक्टर्स और डायरेक्टर का ओइवा की कब्र के पास जाकर उसे अनुमति और आशीर्वाद मांगना एक प्रथा बन चुकी है। ओइवा की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री के लिए तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, ओइवा के ओरिजिन्स को थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। तो लेजेंड के अनुसार ओइवा की शादी इमोन नाम के एक समुराई से हुई थी, मगर इस शादी से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि इमोन एक फिजूल खर्च इंसान और चोर था। एक दिन बातें इतनी बिगड़ गई थी कि ओइवा ने अपने पति को छोड़कर अपने परिवार के घर लौटने का फैसला लिया, लेकिन इमोन ने उसका पीछा किया, जिसे ओइवा के पिता योत्सुआ सैमोन ने रोक लिया। सैमोन को इमोन के सारे काले करतूतों के बारे में पता था कि उसने अपने मालिक से पैसे चुराए थे इत्यादि, और उन्होंने ये मांग की कि इमोन ओइवा को तलाक देकर उससे अलग हो जाए। इस बात पर आग बबूला होकर इमोन ने अपनी तलवार निकाली और सैमोन की हत्या कर दी। जब इमोन ओइवा के पास वापस आया तब उसने उसे ये झूठ कह दिया कि किसी अजनबी ने सड़क पर उसके पिता सैमोन को मार दिया था, और उससे सब कुछ ठीक कर लेने की भीख मांगते हुए उसे ये वादा किया कि वो उसके पिता के हत्यारे को ढूंढ निकालेगा और उससे बदला भी लेगा। ओइवा अपने पिता की मौत के बारे में जानकर बिल्कुल टूट जाती है और अब उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, तो मजबूरन उसने इमोन की बात मान ली। कुछ समय बाद ओइवा गर्भवती हुई और उसने इमोन के संतान को जन्म दिया। वो दोनों काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। पैसे कम होने के कारण उनके हालात भी बुरे थे। बच्चे को जन्म देने के बाद से ही ओइवा काफ़ी बीमार रहने लगी थी और जल्द ही इमोन का भी उससे मन उब गया था और वो उससे धीरे धीरे अलग रहने लगा। उनके घर के सामने ही इतोकिहेई नाम के एक अमीर डॉक्टर रहते थे। इनकी एक खूबसूरत पोती थी जिसका नाम ओमे था। इमोन को देखते ही ओमे उससे आकर्षित हो गई थी और उससे शादी करना चाहती थी। डॉक्टर अपनी पोती से बेहद प्यार करते थे और अपनी पोती की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने ओइवा को उसकी बीमारी से उबरने के लिए एक मरहम लगाने की सलाह दी, जो असलियत में एक जहर था, जिसको लगाते साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ने लगा। ओइवा के भयानक चेहरे को देखते ही इमोन की नापसंदगी नफरत में बदल गई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए किहेई ने उसे ये सुझाव दिया कि इमोन ओइवा को तलाक दे दे और उसकी पोती से शादी कर ले। उन्होंने उसे लालच दिखाते हुए ये कहा कि अगर उसने ओमी से शादी कर ली तो इतो परिवार की सारी संपत्ति उसी के हवाले हो जाएगी। इमोन वैसे भी अपने पत्नी के चेहरे को सहन नहीं कर पा रहा था और ओमी भी जवान और आकर्षक थी, तो उसने प्रस्ताव को स्वीकारने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। जल्द ही इमोन ने ओइवा की चीज़ें गिरवी रखनी शुरू कर दी।
उसका किमोनो, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उनके बच्चों के कपड़े, ताकि ओमी से शादी करने के लिए वो पर्याप्त धन इकट्ठा कर सके। अब उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोई विशेष कारण की आवश्यकता थी, तो इमोन ने अपने दोस्त ताकुएत्सो को ओइवा के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए हायर किया, ताकि वो उसके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा सके। प्लान के हिसाब से एक पहले से निर्धारित रात को जब इमोन घर से बाहर था, तब ताकुएत्सु अंदर आया और ओइवा के पास गया, लेकिन कुछ करने से पहले ही उसका चेहरा देखकर वो इतना डर गया कि उसने अपना काम छोड़कर इमोन की योजना ओइवा को समझाते हुए उसे आईना दिखाया। ओइवा को नहीं पता था कि उस मरहम ने उसके चेहरे पर क्या असर किया था। आईने में अपना चेहरा देखकर ओइवा को अपने आप से ही डर लगने लगा। उसने अपने बालों को ब्रश करके सामने लाकर अपने चेहरे की विकृति को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने बालों को छुआ तो वो बड़े बड़े खून से लथपथ गुच्छों में गिरने लगे। अपनी हालत देखकर ओइवा पागल हो चुकी थी। उसने पास में पड़ी तलवार पकड़ी और अपना गला काट लिया। जब खून से लथपथ हालत में ओइवा फर्श पर पड़ी थी, तब वो बार बार इमोन का नाम लेकर उसे कोस रही थी, जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। ओइवा के मरे हुए शरीर को इमोन के नौकर कोही ने खोजा था। जब कोही ने इमोन को ये खबर दी, तब परेशान होने की बजाय इमोन बहुत खुश हुआ था। इस बात पर कोही को इमोन पर शक भी हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इमोन ने कोही की भी हत्या कर दी। उसने कोही और ओइवा के मृत शरीरों को एक दरवाजे पर कीलों से जड़ दिया और उन्हें नदी में फेंक दिया। इसके बाद ये अफवाह फैला दी कि कोही और ओइवा के बीच एक शारीरिक संबंध था, ताकि ओइवा के चरित्र पर सवाल खड़े हो सके और उस पर किसी को शक न हो। आखिरकार वो ओमी से शादी करने के लिए आज़ाद हो गया था और उन दोनों के बीच भी कोई अब नहीं आने वाला था। मगर ओइवा के शाप के असर को शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ओमी से अपनी शादी की रात इमोन को सोने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो बिस्तर पर पलटा और देखा और उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उसके चेहरे के ठीक बगल में ओइवा के भूत का भयानक चेहरा था, जो उसके साथ ही सोई हुई थी। घबराते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और भूत पर वार कर दिया कि तभी उसका भ्रम टूट गया। तो इमोन ने देखा कि उसने ओइवा को नहीं बल्कि ओमी का सर काटकर उसकी जान ले ली थी और उसकी नई नवेली दुल्हन अब फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। डर के मारे इमोन अपने नए ससुर की मदद लेने के लिए अगले दरवाजे पर भागा। हालांकि जब वो इतो के घर पहुंचा तो उसका सामना उस कोही से हुआ जिसकी उसने जान ले ली थी। एक बार फिर इमोन ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, ये भ्रम भी टूट गया और अब उसके सामने इतो किहे की लाश भी फर्श पर पड़ी हुई थी। अपना दिमागी संतुलन खोकर इमोन रात के अंधेरे में ही भाग गया, मगर ओइवा की ऑनरियो ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ भी जाता, ओइवा की भूत भी वहीं आ जाती। उसका भयानक तरीके से बिगड़ा हुआ चेहरा उसके सपनों में भी उसे डरा रहा था। उसकी दर्दनाक भयानक आवाज़ उससे बदला लेने के लिए चिल्ला रही थी। वो उसे कागज़ के लालटेन में भी दिखाई देने लगी थी, जो उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। आखिरकार इमोन पहाड़ों में कहीं भाग गया, जहां वो एक अलग से सुनसान कैबिन में छिप गया, लेकिन ओइवा ने वहां भी उसका पीछा किया। ओइवा के भूत से पीड़ित इमोन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अब वो अपने बुरे सपनों में या हकीकत में फ़र्क ही नहीं कर पा रहा था और ऐसे ही पागलपन से तड़पते हुए उसका भी अंत आ ही गया। ओइवा की कहानी को सुनकर आप ये समझ ही गए होंगे कि उसकी ऑनरियो इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। उसका दर्द, गुस्सा और बदला लेने की चाह ही उसे दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आकर भटकते रहने का माध्यम है। उसके शारीरिक गठन की बात की जाए तो वो जापानी भूतों की अधिकतर विशेषताओं के हिसाब से जानी जाती है, जहाँ उसने एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ होता है जो कि उसी किमोनो को दर्शाती है जिसमें उसे दफन किया गया था। उसके लंबे बिखरे बाल और एक सफ़ेद या नीला चेहरा है, जैसे कि काबुकी थिएटरों में भूतों को दर्शाया गया है। मगर ओइवा में कुछ विशेष गुण भी है जो उसे शारीरिक रूप से दूसरे ऑनरियो से अलग बनाती है, जिनमें से सबसे मशहूर है कि उसकी बाई आंख, जो कि डॉक्टर द्वारा दिए गए जहर की वजह से उसके चेहरे पर से लटकी हुई दिखाई देती है। इसी चीज़ को फिल्मों और थिएटरों पर खास तौर पर दिखाया जाता है ताकि उसे एक अलग पहचान मिल सके। उसे अक्सर आधा गंजा दिखाया जाता है, जो कि जहर का ही एक और असर है। द रिंग और द ग्रज जैसे मूवीज़ को ओइवा के लिए श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए उसकी कहानी के कई विशेषताओं को इन फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे बालों को संवारते हुए उनका झड़ना या आधा मुंह बालों से ढका हुआ होना इत्यादि।
तो ये थी ओइवा सेन की ओरिजिन्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी मैं जापान के 3 बड़ी भूतों की कहानियों में से बाकी दोनों को भी कवर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।